हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, आगामी कुछ दिनों बाद जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कर रहे होंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से सॉल्व करके परीक्षा में बेहतर अंक लाने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, इन्हीं सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए द स्टडी हब आपके लिए लेकर आया है बाल विकास से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट का भाग नंबर 10। दोस्तों, इसमें हम जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है विश्लेषण करते हैं। जैसा कि अभी जानते हैं, बाल विकास में कुल जो है 30 प्रश्नों को जो है पूछा जाता है। अगर आप इन सभी वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको जो है एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी मदद पहुंचेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग नहीं कर सकते हैं। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। शिक्षक के बिना ही अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं या फिर अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को हमें ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो हमको क्या करना है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ये अवसर या फिर ये सहयोग जो है उनको उपलब्ध कराना है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। खाली स्थान के कारण प्रतिभाशालिता होती है मनोसामाजिक कारकों की वजह से, आनुवंशिक रचना की वजह से, वातावरणीय अभिप्रेरणा से या फिर बी और सी का संयोजन दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही होगा। बी और सी के संयोजन से आनुवंशिक और वातावरणीय अभिप्रेरणा दोनों की वजह से जो है प्रतिभाशीलता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए? तो विद्यालय में जो है अध्यापक कैसे बच्चों को जो है किन बच्चों को ज़्यादा महत्व देगा? उच्च वर्ग के बालकों को, पिछड़े वर्ग के बालकों को, अनुसूचित वर्ग के बालकों को या फिर सभी को समान महत्व देना है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सभी को हमें क्या करना है, समान महत्व देना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रमुख समस्या है। जो छात्र जो हैं अनुसूचित जनजाति के अंडर में आते हैं उनकी प्रमुख समस्या क्या हो सकती है? विद्यालय में उनकी जाति के छात्रों की संख्या का कम होना, उनकी जाति में शिक्षा का प्रचार प्रसार का कम होना, अधिकतर परिवारों का गरीब होना या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं उनके पास ये सभी समस्याएं होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्रों में किन निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? जो बच्चे पिछड़ी पृष्ठभूमि के होते हैं उनमें कौन सा गुण जो है नहीं पाया जाता है? यहाँ पर नहीं पे फोकस किया गया है। आइए देखते हैं। ऐसे बालक बहुत बुद्धिमान होते हैं। ऐसे बालकों में उपयुक्त शैक्षिक सुविधाओं की कमी होती है। ऐसे बालक धनी परिवार वाली पृष्ठभूमि के होते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा। ऐसे बालकों में उपयुक्त शैक्षिक सुविधाओं की क्या होती है, कमी होती है। उन्हें पर्याप्त जो है शिक्षण व्यवस्थाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अनुसूचित जाति के बालकों की प्रमुख समस्या है समाज में इनका उच्च स्थान, ऊंची जाति के लोगों का इनसे जो है घृणा करना, जन सुविधाओं का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा। ऊंची जाति के लोग इनसे क्या करते हैं, घृणा करते हैं, यह उनका जो है प्रमुख समस्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अनुसूचित जनजाति के बालकों के परिवार में किन सुविधाओं की कमी पाई जाती है? आश्रय की, वस्त्र की, भोजन की या फिर ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही होगा, ये सभी। उन्हें आश्रय, वस्त्र और भोजन इन सभी की क्या होती है, कमी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? यदि आप टीचर हैं और आपके कक्षा में जो अनुसूचित जाति का बालक पढ़ता है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसर उनको की समानता देंगे। सभी उच्च जाति के बालकों से अलग कर उनकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। उनके प्रति नीच जाति के होने का भेदभाव रखना चाहिए या फिर उनके प्रति केवल छुआछूत की भावना रखनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा। सभी बालकों के समान हम उन्हें शैक्षिक समान अवसरों की प्रदान करेंगे, जो अवसर है उनको समान रूप से प्रदान करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होता है? जो आदर्श शिक्षक है उसमें कैसा गुण निहित होगा? कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी न करना, कक्षा में बालकों के बीच जातिवाद की भावना को पैदा करना, अनुसूचित जनजाति के बालकों को नीची जाति का समझना, या फिर अपनी शिक्षण विधियों में कोई बदलाव न करना। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी न करना, किसी भी प्रकार से जाति सूचक जो टिप्पणियां होती हैं उन्हें शिक्षकों को क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। तो आदर्श शिक्षक का ये गुण होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो क्या होगा? अधिक अध्यापकों में उनके शिक्षण के प्रति उदासीन रवैया, बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ापन, गरीबी, या फिर अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक जो है प्रचार प्रसार होना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा सही हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार न होना, ये जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये जो है अनुसूचित जनजाति बालकों की जो है प्रमुख समस्या नहीं है। उनमें अध्यापकों में शिक्षण के प्रति उदासीनता पाई जाती है, ये उनकी समस्या है। बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ापन होता है, ये भी उनकी समस्या है। गरीब रहते हैं वो, ये भी उनकी समस्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है उनकी समस्या नहीं है, तो ये हमारा जो है सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य में बाधा बनने वाला कारक नहीं है को पूछा गया है। कठोर अनुशासन, पारिवारिक संघर्ष, उसकी जाति, या फिर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। ये जो है उनके स्वास्थ्य में बाधा डालने का कारण नहीं है। बाकी सभी जो है उनके स्वास्थ्य में जो है बाधा डालने का कारण है, मानसिक स्वास्थ्य में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अगर बच्चे की रुचि बढ़ाना है विद्यालय में तो हम क्या कर सकते हैं? विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए, बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए, बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। विद्यालय का वातावरण जो है बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। अगर वातावरण अनुकूल होगा तो बालक की रुचि विद्यालय में बनी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस का अध्ययन करना चाहिए? सामाजिक विज्ञान का, प्राकृतिक विज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, या फिर भूगोल का। तो दोस्तों यहाँ पर बालकों के स्वभाव को समझना है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा, बाल मनोविज्ञान का। बाल मनोविज्ञान का जो है हम अध्ययन करके बालकों के स्वभाव को आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि आपने हमारे बाकी जो है वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ उनका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यदि दोस्तों आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे का हम वीडियो देखते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं। बालक के सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? उपचारात्मक विधि, समाजमिति विधि, साक्षात्कार विधि, या फिर प्रयोगात्मक विधि। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा, समाजमिति विधि द्वारा हम बालक के सामाजिकता का क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? जो बच्चे अनुसूचित जाति के हैं उनके शिक्षा में प्रचार प्रसार हेतु हमको क्या कदम उठाना है? अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोल देना चाहिए, बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहनों का सूत्रपात करना चाहिए, या फिर विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारी व्यवस्थाएं हमको करनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यह कथन किसका है? वातावरण का जो है प्रभाव पड़ रहा है बच्चे पर, यह किसने कहा है? स्किनर ने, जीन पियाजे ने, हवार्ट ने, या फिर फ्रीमैन ने कहा है? तो दोस्तों इसका आंसर सही आंसर होगा, हर्बार्ट ने कहा है कि मनुष्य जो बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्रों को, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, या फिर सभी को समान रूप से? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा, सभी को समान रूप से क्या करना है? महत्व देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिदोष वाले छात्रों में
निम्न में से कौन सा विकार नहीं पाया जाता है? आंखों से बहुत निकट लाकर पुस्तक को पढ़ना, तो ये तो पढ़ेंगे ही। आंखों को बार बार मलना, ये भी होता है। शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना या फिर सिर दर्द की शिकायत रहना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा, शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना। बाकी सभी जो सिम्टम हैं वो जो है दृष्टिहीन बालक या फिर दृष्टि दोष वाले बालकों के जो विकार में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंध में क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उसके कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे या फिर विशेष शब्दों के उच्चारण में उसके एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा सही होगा, उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर हम नियंत्रण कराएंगे। वो जो गलत तरीके से पढ़ता है उस पर नियंत्रण कराएंगे और सही पढ़ने पर हम उनको सिखाएंगे या फिर जोर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यदि आप कक्षा 7 के कक्षाध्यापक हैं और आपकी कक्षा में नीरज एक दृष्टिबाधित छात्र है, अर्थात नीरज को दिखाई नहीं देता है, तब आप नीरज को निचले स्तर के कार्य करने की छूट दे देंगे, वे माता पिता से उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता करने को कहेंगे, या फिर के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता से उपलब्ध कराई जानी चाहिए, या फिर के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा कि नीरज के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है, तो आप क्या करेंगे? उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे, उसे बहुत अधिक गृह कार्य देंगे, उसे शारीरिक दंड देंगे जिससे कि वह दोबारा गुस्सा ना करे, या फिर कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर होगा कि कक्षा में हम शांत और खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को कैसा महसूस करे? सुरक्षित महसूस करे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे? अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षाओं के द्वारा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है हमारा सही होगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, क्योंकि समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि हम सभी बच्चों को एक साथ लाकर पढ़ाते हैं, तो सभी बच्चे वहाँ पर एक जैसे ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी बालक की मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल मनोवैज्ञानिक विधि है? साक्षात्कार विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, निरीक्षण अथवा बहिर्दर्शन विधि, या फिर ये सभी? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही होगा, ये सभी भी जो विधि हैं बालक की मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों को अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक है। बच्चों में जो व्यवहार उत्पन्न हो रहा है उसका कारक क्या हो सकता है? मानसिक तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति, चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन करना, बालक के प्रभावी मूल्य, या फिर बालक के प्रति की गई सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा, चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन करना। इसी की वजह से बालक के व्यवहार में क्या होगा? व्यवहार जो है उत्पन्न होगा, बालक जो है व्यवहार कर पाएगा, यही उसके लिए क्या होगा? कारक होगा व्यवहारों के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए? अगर बच्चा जो है शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसके लिए शाला में क्या व्यवस्था होनी चाहिए? बालक के लिए कक्ष में प्रवेश के लिए उचित सुविधा का प्रबंधन होना चाहिए, बालक के लिए भोजन का प्रबंधन होना चाहिए, बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए, या फिर बालक के लिए आवास का प्रबंधन होना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा, बालक के लिए कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है शारीरिक रूप से विकलांग है, अर्थात वह चलने में समर्थ नहीं होगा, तो वह कक्षा में आसानी से पहुंच जाए इसकी हमको क्या करनी है? वहाँ पे सुविधा उपलब्ध करानी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं,
ऐसी स्थिति में कक्ष के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? हम यहाँ पर दृश्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से छात्र होंगे जिनको लाभ जो है कम होगा, ये हमको बताना है। जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं, या फिर जो आँखों से अधिक देख पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, क्योंकि जो उच्च स्तर के हैं वो पढ़ाई के माध्यम से ही समझ जाते हैं। ये जो है उनके लिए कम लाभ होगा, वो बुक के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपकी कक्षा में कुछ छात्र शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? बच्चों को टुकड़ों में बांटकर श्यामपट्ट पर लिख देंगे, छात्रों को शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे, छात्रों से शुद्ध उच्चारण बार बार दोहराने को कहेंगे, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी क्रियाएं हमको करनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कक्षा कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये सामग्री छात्रों की रुचियों को उत्तेजित करती है, इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए, ये सामग्रियां मंद बुद्धि छात्रों में अधिगम को सुलभ बनाती है, या फिर इन सामग्रियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य सरल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा, इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सामग्रियाँ कैसी हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों हैं, तो हमें बच्चों को सिखाने में उसका उपयोग करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकलांग बच्चों के शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रयुक्त शिक्षण तकनीक, संप्रेषण विषय सामग्री, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा, प्रयुक्त शिक्षण तकनीक। विकलांग बच्चों के लिए सर्वोत्तम महत्वपूर्ण कारक क्या होगा? जो शिक्षण तकनीक है वो जो है कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये हमारी वीडियो का जो है अंतिम क्वेश्चन है। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू, जो मानसिक तौर पर एक पिछड़ा हुआ बालक है, अर्थात उसको जो है सुविधाओं से वंचित है, वो उनको जो पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो आप उसको निम्न में से किस प्रवृत्ति में रखेंगे? अनुशासनहीन, शक्तिशाली, संवेदनशील, या फिर निष्ठावान। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा, संवेदनशील, क्योंकि बच्चा जो है पिछड़ा हुआ बालक है, उसको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो वह संवेदनशील वाला बालक होगा। हम उसे जो है संवेदनशील वाली प्रकृति में रखेंगे। तो दोस्तों ये तो हमारे कुल 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। आपके इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।